So Bismillahirrahmanirrahim. Today we are studying Ode on a Grecian Urn by John Keats. So Keats is famous for his odes, and this ode has its remarkable center in the domains of literature. And Keats in this ode is giving various themes to the writers, to the readers, and those themes are about mortality and immortality. He talks about the mortality of human beings. He talks about the immortality of nature. He talks about so many different objects of nature, and he talks about their being immortal. The way he was talking in Ode to a Nightingale, that he said that Nightingale was immortal. Here he means to say that even the art and the nature, they are immortal. Art can never be destroyed, or there is no end to the art. So हम देखेंगे कि Ode on a Grecian Urn में वो आर्ट और नेचर को किस तरह immortal समझता है और human beings उसके सामने किस तरह mortals है. So here he talks about an urn. So urn क्या चीज है? Urn is a vase जो कि ग्रीस से लेके आया गया. अब ये एक इटली के म्यूजियम में था जहां पे उसने इस वॉज को देखा, और कीट्स की इमेजिनेशन पावर इतनी ज्यादा है कि ये उसको देख के, उसके ऊपर तस्वीरें देख के उसमें खो गया. अब आपने वो इमेजेस समझने की कोशिश करनी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ. अब जिस तरह नाइटिंगेल के शुरू में वो पहले स्टेंजा में वो रियलिटी में है, नाइटिंगेल को देख रहा है, सुन रहा है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता है उसकी दुनिया का. इसी तरह यहाँ पे भी वो शुरू में पहले स्टेंजा में नाइटिंगेल को सुन रहा है, सॉरी इस अर्न को देख रहा है, और देखते देखते वो फिर उसका हिस्सा बनेगा. तो फर्स्ट स्टेंजा इज इंट्रोडक्टरी. तो कीट्स ने ये एक अर्न देखा था, ये एक लकड़ी का बना हुआ वॉज था जिसके ऊपर ग्रीक स्कल्पचर्स बने हुए थे, पेंटिंग्स बनी हुई थी, आर्ट कल्चर सारा डिपिक्शन हुई हुई थी, यानी ये भरा हुआ था काम से, उस तस्वीरों से. तो ये जब उस म्यूजियम में देखते हैं तो उसको अब मुखातिब कर रहा है. ऑड, सो ऑड मींस इन विच यू एड्रेस समथिंग. एक सॉन्ग टाइप होता है जिसमें आप किसी को एड्रेस करते हो, तो वहां पे वो नाइटिंगेल को एड्रेस कर रहा था, यहाँ पे ये उस अर्न को एड्रेस कर रहा है. सो उसको एड्रेस करते हुए क्या कह रहा है? Thou still unravished bride of quietness. अब वो अर्न को तशबीह दे रहा है एक ब्राइड से जिसकी शादी तो हो चुकी है लेकिन शी इज नॉट येट ravished. क्वाइटनेस क्या है? साइलेंस, खामोशी. कि तुम अभी तक खामोशी की एक वाइफ की तरह हो, ब्राइड की तरह हो, जो कि अनरेविश्ड है, जो कि अनटच्ड है. यू स्टिल अ वर्जिन, यू स्टिल अनरेविश्ड, यू स्टिल अनटच्ड. Thou foster child of silence and slow time. अनरेविश्ड मीन्स कि अर्न को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा, वो ग्रीक टाइम से चलता हुआ आ रहा है. And then you foster child of silence and slow time. अर्न एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है, एक साइलेंट स्पॉट पे, कोई उससे बात नहीं कर रहा, वो किसी से बात नहीं कर रहा, और सदियों से वो उस साइलेंस के अंदर पड़ा रहा है. तो कह रहे दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ, फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं ले पालक बच्चा, जिसको अडॉप्टेड चाइल्ड, कि तुम आहिस्ता से गुजरते हुए वक्त और खामोशी का उनकी औलाद हो, उनकी ले पालक औलाद हो. यानी तुम उन्होंने तुम्हें पाला और तुम उनके साथ रहे. सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन हिस्टोरियन कौन होता है? अ हिस्टोरियन दैट इज मेड अप ऑफ वुड, जो लकड़ी से बना. कि तुम खुद ही एक हिस्टोरियन हो. नॉर्मली हिस्टोरियंस होते हैं जो किसी एक चीज के बारे में लिखते हैं, वो से कह रहे हैं तुम तो खुद ही एक हिस्टोरियन हो. यू आर योरसेल्फ अ हिस्टोरियन. तुम खुद एक हिस्टोरियन हो जो कि बता रहे हो चीजों के बारे में. और वो चीजें कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल हियर इट सेज के अफ्ला हु कैन दस एक्सप्रेस, जो कि बयान कर सकता है. यानी यू आर सच अ हिस्टोरियन जो खुद बयान करेगा क्या चीज? अ फ्लावरी टेल मोर स्वीट देन आवर राइम. फूलों से भरी हुई वो कहानी जो कि हम अपनी पोइट्री में बयान नहीं कर सकते. अब पोइट्स के पास बड़ा टैलेंट होता है, हुनर होता है, वो अपनी पोइट्री को यूज करके बड़े बेहतरीन अंदाज में उससे एक्सप्रेस करते हैं चीजों को. और आम बंदा जो शायर नहीं है उसे लगता है कि काश मैं भी ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकता. अब वहां पे एक पोइट परप्लेक्स हो गया अर्न को देख के, कह रहे कि जितनी खूबसूरती से अर्न अपनी हिस्ट्री बता रहा है, इतनी खूबसूरती से तो कोई अपनी पोइट्री में भी इसको नहीं बता सकता.
What leaf-ringed legends haunt about thy shape? अब कीट्स देख रहे हैं अर्न को कि उस अर्न के ऊपर किस तरह के लेजेंड्स बने हुए हैं, किस तरह की तस्वीरें बनी हुई हैं। तो कीट्स अर्न से पूछे कि तुम्हारे ऊपर जो मुख्तलिफ लेजेंड बने हुए हैं ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तस्वीरें क्या हैं? Of deities or mortals or of both? क्या ये गॉड एंड गॉडेसेस की तस्वीरें हैं या इंसानों की तस्वीरें हैं या दोनों की तस्वीरें हैं? ग्रीक माइथोलॉजी में आपको पता है कि गॉड्स और ह्यूमन बीइंग्स इन दोनों का एक बड़ा इम्तजाज होता था। गॉड्स रूल करते थे, ह्यूमन बीइंग्स रूल्ड होते थे, जिनके ऊपर रूल किया जाता था। वो कह रहे ये तस्वीरें अब अर्न पे बनी है, ये गॉड्स हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, या दोनों हैं? इन टेम्पल और डेल्स ऑफ आर्केडे, ये किसी मंदिर की तस्वीर है या कोई आर्केडिया उनका एक इलाका है, या आर्केडिया की वैलीज की तस्वीर है, उसकी जो बहुत सारी वैलीज हैं आसपास, क्या उनमें से किसी वैली की ये तस्वीरें? What man of God are these? ये जो इंसान या खुदा दिखाए गए ये कौन है? यानी इस पे जो तस्वीरों पे वो भी तक तस्वीरें देख रहा है कि ये जो इस पे खुदा दिखाए गए, ये इंसान दिखाए गए हैं, खुदा भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कौन, पता तो चले। What maidens lot? इस तस्वीर में मुख्तलिफ तस्वीरें, तो वो हर एक तस्वीर को देखता देखता बात कर रहा है। इस तस्वीर में जो ख्वातीन नफरत का इजहार कर रही हैं ह्यूमन बीइंग से, वो क्या है, क्यों दूर जा रही हैं? What mad pursuit? ये जो मेल कम्युनिटी पागलों की तरफ फॉलो कर रही है उन फीमेल्स को, इस पागलपन की क्या वजह है? What struggle to escape? फीमेल्स क्यों स्ट्रगल कर रही है अपने आप को छुड़वाने के लिए? What pipes and timbrels? ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नजर आ रहे हैं, पाइप्स हैं, टिम्ब्रल्स हैं, इनकी यहाँ पे होने की क्या रीजन? What wild ecstasy? तो एक्सट्रेसी यहाँ पे लव मेकिंग की एक्सट्रेसी की बात कर रहा है, और ये जो इंसानों में जो एक लव मेकिंग की एक्सट्रेसी छाई हुई है, एक पागलपन, एक फरते जज्बात से वो लबरेज हुए हैं, ये क्या है, क्यों हो रहा है सब कुछ? सो ही इज बेसिकली गिविंग एन इंट्रोडक्शन टू ऑल द पिक्चर्स ही सीज ऑन द अर्न। तो जितनी तस्वीरें उसने अर्न पे देखी, अब उन तस्वीरों को बार बार यानी समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे हो गया, ये मंजर क्या है, ये सड़क कहाँ को जाती है, इस तरह जिस हम एक नए इलाके में जाके सोचते हैं, वो इस तरह इन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। नाउ कम द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइंस ऑफ कीट्स that is ever written. Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore ye soft pipes play on, not to the sensual ear, but more endeared. Heard melodies sweet होती हैं, लेकिन जो unheard है, they are sweeter. कि वो melodies जिनको हम सुन सकते हैं, जो हमें सुनाई देती हैं, वो तो प्यारी हैं ही, उनका तो अपना मजा है ही, लेकिन वो मेलोडीज जो कि हमें सुनाई नहीं दे रही, वो ज्यादा खूबसूरत है। वो कह रहे हैं इसीलिए ये जो तुम्हारे सॉफ्ट पाइप्स हैं, उधर एक बंदा म्यूजिक बजा रहा है, बैग पाइप, वो जो पाइप्स होते हैं नीचे बैग लगा होता है, बैग पाइपर्स कहते हैं उन्हें। वो कह रहे अपने पाइप्स बजाते रहो, गाना गाते रहो अपना। नॉट टू द सेंसुअल ईयर। सेंसुअल ईयर मीन आम एक इंसान के कान, ह्यूमन बीइंग के कान जो कि सेंस रखता है। कह रहे तुम एक आम इंसान के लिए नहीं गा रहे, बट मोर एंडियर्ड, तुम उसके लिए गा रहे हो जो कि ज्यादा बेहतर सुन सकता है, जो कि एस्थेटिक सेंस रखता है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें, पहले बात करते हैं हर्ड मेलोडीज की। अब हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, बट दोस अनहर्ड आर स्वीट। देखें, जब हम किसी चीज को हासिल करते हैं ना, तो हम उस चीज को खो देते हैं। जिंदगी का मजा जुस्तजू में, जिंदगी का मजा पा लेने में नहीं है। पा के हम एक चीज को बिल्कुल फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। जब तक हम जुस्तजू में लगे रहते हैं, वो चीज हमारे लिए वैल्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आपको फॉर एक कोरोना का पीरियड चल रहा है, कोविड-19 सीजन है, आपको बड़ा मिस कर रहे होंगे बाहर जाना, आउटिंग, फ्रेंड्स, ये वो, यूनिवर्सिटी। लेकिन जब वो शुरू हो जाएगा ना, तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। अभी मजा है उसका कि जब आप प्लानिंग कर रहे हो, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। छुट्टियों से पहले आप प्लान करते हो, छुट्टियों में ये भी करना है, ऐसे भी करना है, लेकिन छुट्टियों में करने में वो मजा नहीं आता जो प्लानिंग में आता है। आपने एक मोबाइल बाय करना है, एक ड्रेस बाय करना है, तो उसकी जो कलेक्शन हो रही है ना, उस कलेक्शन का मजा है। लेकिन द टाइम वी एक्चुअली बाय समथिंग, वी एक्चुअली लूज इट। कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं, हम उस चीज को खो देते हैं। तो चीज का मजा है जुस्तजू में। कह रहा है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, वो जो मेलोडीज हमें सुनाई दे रही हैं, वो तो प्यारी हैं ही हैं, लेकिन जो हमें नहीं सुनाई दे रही वो ज्यादा प्यारी है। अब वो किन मेलोडीज की बात कर रहे हैं? उन मेलोडीज की, उन म्यूजिक्स की जो कि उस अर्न के अंदर से सुनाई दे रहे।
अब उसी तरह के आपके कमरे में एक तस्वीर लगी हुई है, उसके ऊपर कोई म्यूजिक बजा रहा है, अब तस्वीर में से तो आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर आप एस्थेटिक सेंस रखते हैं तो आपको आवाज आएगी। किड्स उस तस्वीर की, उस म्यूजिक की बात कर रहे हैं कि भाई जो हम जिंदगी में सुनते हैं म्यूजिक वो तो चलो सुन लेते हैं, लेकिन वो म्यूजिक जो हम सुन रहे हैं ना ऑनलाइन, इस तरह एक लेवल पे जाके, एक एस्थेटिक सेंस में जाके, उसका अपना मजा है। वो म्यूजिक कमाल म्यूजिक है, और वो म्यूजिक एक आम बंदा नहीं सुन सकता। हाँ, वो सुनेगा मोर एंड डियर जिसकी एस्थेटिक सेंस होगी, जो कि चीजों को देख के उनमें खो जाता होगा। पाइप टू द स्पिरिट डिटीज ऑफ नो टोन। अब उस बंदे को कह रहा है जो कि म्यूजिक बजा रहा है, उसमें कहीं पे एक तस्वीर होगी जिसपे वो एक म्यूजिक बजा रहा होगा बंदा। डिटीज कहते हैं सॉन्ग्स को। वो कहते हैं कि अब जो स्पिरिट्स हैं जो इधर आसपास तुम्हारे शेप्स नजर आ रही है, इनके लिए गाने गाओ। कौन से गाने? वो गाने जिनकी कोई टोन ही नहीं, क्योंकि वो तो किसी को सुनाई नहीं दे रहे, लेकिन स्टिल वो हर एक को सुनाई दे रहे हैं। हर एक उस बंदे को सुनाई दे रहे हैं जो कि एस्थेटिक सेंस रखता है। फेयर यूथ, beneath the trees thou canst leave thy song, nor ever can those trees be bare। बहुत खूबसूरत लाइंस। अब यहां पे वो इजहार कर रहा है इमोर्टैलिटी और मोर्टैलिटी का। ही सेज के ऐ खूबसूरत नौजवान, तुम जो इस दरख्त के नीचे बैठे हुए हो, और गाना गा रहा है बेसिकली। एक उसने एक लड़के को देखा जो कि एक खूबसूरत सा गाना गा रहा था एक दरख्त के नीचे बैठ के, तो उस तस्वीर में उस लड़के से मुखातिब होकर कह रहा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो इस पर्टिकुलर तस्वीर से मुखातिब होकर कह रहा है कि अब तुम अपना गाना इस दरख्त के नीचे बैठ के जो गा रहे हो, अब ये गाना तुम छोड़ नहीं सकते, ना ही तुम्हारे ये दरख्त जिनके नीचे तुम बैठे हो ये बेर होंगे, इनके पत्ते गिरेंगे। अब रीजन क्या है? क्योंकि उस जगह पे नेचर परमानेंट हो चुकी है, आर्ट इमॉर्टल हो चुकी है। अब वो तस्वीर बनी इस तरह कि वो बंदा गाने गा रहा था, उसके मुंह से गाने निकल रहे थे, और ऊपर दरख्त था सायादार। अब अर्न टूटने तो वाला नहीं है, वो तो म्यूजियम में पड़ा हुआ है। तो वो बेसिकली अब परमानेंट हो चुकी है हमारी। अब वो कंपेयर करें इंसानों से, कि इंसानों की दुनिया में क्या है, खजां आ जाती है, पत्ते खत्म हो जाते हैं, फ्रूट खत्म हो जाते हैं, गाने खत्म हो जाते हैं, खुशी खत्म हो जाती है, लेकिन आर्ट में वो चीज हमेशा वैसी फिक्स होगी। अब वो गाने गा रहा था, वो गाने गाता रहेगा जब तक अन सलामत है। दरख्तों के ऊपर पत्ते थे, वो पत्ते रहेंगे जब तक अन सलामत। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैंस thou kiss। हाँ, ये भी बड़ा अलमी है बेचारे लवर के लिए। अब वो लवर है अपनी बिलव्ड के साथ बैठा हुआ है, वो उसे कह रहा है कि यार तुम अब इसे किस नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। Thou winning near the goal yet। बेशक तुम उसके बहुत करीब हो, बेशक तुम दोनों बड़े करीब बैठे हो, लेकिन अब चूंकि आर्ट परमानेंट हो चुकी है, अब बनाया ही इस तरह गया कि तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो और मजीद आगे नहीं आ सकते। सो डू नॉट ग्रीव, तो इसमें परेशान मत हो। शी कैन नॉट फेड, अब वो कम से कम तुमसे दूर नहीं जाएगी। Thou thou has not thy place, तुम्हें बेशक अपनी उस मेहनत का फल नहीं मिला, वो किस नहीं मिली तुम्हें, लेकिन अब कम से कम वो तुम्हारे साथ रहेगी। Forever will thou love, तुम हमेशा उसे मोहब्बत करते रहोगे। एंड शी बी फेयर, और वो तुमसे हमेशा लॉयल रहेगी। अब देखें, दिस इज लॉयलिटी कि वो दोनों साथ बैठे, दिस इज देयर लव कि वो दोनों एक दूसरे कितने करीब हैं, दिस इज देयर एक्सट्रीम लव दैट दे वर कमिंग सो मच नियर ईच अदर। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे उसने, अर्न बनाने वाले ने आर्ट को इमोर्टल कर दिया। अब जब आर्ट इमोर्टल होगी तो इट मींस कि अब इसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो कह रहा है तुम परेशान मत हो, अगर तुम उसके ज्यादा करीब नहीं आ सकते ना, तो दूर भी नहीं जा सकते, क्योंकि आर्ट इमोर्टल है अब। और अब इस इमोर्टेलिटी के रीजन ये है कि बेसिकली वो फैनी ब्राउन अपनी उस खातून का एक तस्करा कर रहा है जिस जो कि इसको छोड़ के चली गई। तो वो कह रहे कि जिस तरह इंसानों को उनके लोग डिसलॉयल साबित होते, धोखा दे देते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने वाला। ये अब हमेशा तुम्हारे करीब रहेगी, ज्यादा करीब नहीं आ सकते तो अब दूर भी नहीं जा सकते बिल्कुल। नेक्स्ट, a happy happy boughs that cannot shed your leaves nor ever bid the spring adieu। अब उन दरख्त की शाखों से बात कर रहा है कि तुम कितने खुश हो शाखों, कि तुम कभी भी, तुम्हारे पत्ते अब नहीं गिरेंगे, ना ही तुम्हारे ऊपर से बहार जाएगी, ना कभी तुम बहार को खुदाफिज कहोगे। एडियो मींस फेयरवेल। क्यों? क्योंकि अब आर्ट इस तरह इमोर्टल हो चुकी है कि जब तुम्हें बनाया गया तो तुम्हारे ऊपर पत्ते थे, अब
अब जब तक अन सलामत है पत्ते रहेंगे। A happy melodiest unweird, वो जो सॉन्ग्स गा रहा था पाइप्स पे, बैक पाइप पे, वो कह रही जो मेलोडिस्ट जो अनवियर्ड बड़ा खुशी में गाने गा रहा था, थक भी नहीं रहा था, फॉरएवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉरएवर न्यू, और लग रहा था कि वो हमेशा गाने गाता है और नए गाने गाता है। मोर लव मोर हैप्पी हैप्पी लव, तो वो रेपिटेशन दे रहे हैं यहाँ पे किड्स। अब रेपिटेशन का मतलब है कि वो स्ट्रेस दे रहा है कि इंसान गुनगुनाता तब है, खुशी वाला जो गुनगुनाना हुआ, जब इंसान फितरतन उस फरते जज्बात की इंतहा पे पहुंच जाए। वो कह रहे तुमने गाना शुरू किया और वो एक नया गाना था, और वो गाना तुमने शुरू किया और तुम अपनी मोहब्बत की पीक पे थे और वो गाना खुशी से भरा हुआ था। कह रहा कि अब वो गाना भी इमॉर्टल हो गया, अब ये गाना हमेशा हैप्पी भी रहेगा, ये गाना हमेशा मोहब्बत से भरा भी रहेगा, ये गाना हमेशा नया भी रहेगा, फॉरएवर वार्म एंड स्टिल टू बी एंजॉयड, और ये गाना हमेशा इसके अंदर वार्मथ रहेगी, और जब भी हम इसे सुनेंगे हमें इसको सुन के मजा आएगा। फॉर एवर पेंटिंग फॉर एवर यंग, उसके अंदर जो उसके सांस वो जो ले रहा होगा बार बार, वो भी उसके अंदर शामिल होगा, वो भी इमोर्टल हो जाएगा, फॉर एवर यंग, और ये गाना हमेशा इसकी न्यूनेस हमारे साथ रहेगी। आप देखते ना कि कोई गाना नया आया, हमने सुना 4 5 7 10 दफा सुन के बोर हो जाते हैं। अब ये गाना, इससे हम बोर नहीं होंगे, क्योंकि पहली बात ये सुन वो लोग रहे हैं जो कि एस्थेटिक सेंस रखते हैं। सेकेंडली, जब वो गाना गाया गया तो वो नया गाना था, और वो नया गाना नई नस उसकी जो नई जिद्दत पसंदी है, या उसकी जो जिद्दत है वो परमानेंट हो चुकी है। अब उसकी परमानेंस को जवाल नहीं है, वो गाना हमेशा नया रहेगा, तो नया रहेगा तो हमेशा अट्रैक्ट भी करे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पैशंस फॉर अबव, कह रहे कि तमाम तर इंसानों के जो पैशंस हैं उनसे बढ़ के उन पैशंस में वो गा रहे हैं। दैट लीव्स अ हार्ट हाई सॉरोफुल एंड क्लाइड, इंसानों के पैशंस के या तो वो दिल को हाई सॉरोफुल कर देते हैं, क्लॉइड कहते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जिससे इंसान बोर हो जाता है। ज्यादा खुशी भी इंसान को बोर कर देती है, ज्यादा गमी भी बोर कर देती है, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशी भी रखता है, बहुत ज्यादा गमी भी रखता है, लेकिन उसकी खुशी गमी के अंदर बैलेंस नहीं है। कह रहे यहाँ पे बैलेंस है। कह रहे अ बर्निंग फॉरहेड एंड पार्चिंग टंग, और इंसान जब गाने गा रहा है उसका पसीना निकल रहा है, थक जाएगा ना, एक टाइम तक गा सकता है, वो उसकी लिमिट है, और उसकी जुबान खुश्क हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो गाने गा रहा है वो हमेशा गाने गाएगा, उसके गाने नए रहेंगे, उसमें कभी दुख नहीं आएगा, वो कभी पसीना नहीं आएगा, वो कभी थकेगा नहीं। Now coming to the third stanza, who are these coming to sacrifice? ये कौन लोग हैं जो आल्टर में आ रहे हैं सेक्रीफाई के लिए? अब वो एक और चीज से इंप्रेस हो रहा है, नया एक और मंजर देखा उसने कि कुछ लोग, अब ग्रीक्स का कल्चर था कि वो ये सेक्रीफाई वगैरह करते थे, तो वो कह रहा है कि ये कौन लोग हैं जो इस में देख रहा हूँ कि कुछ सेक्रीफाई करने के लिए जा रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर, किस ऑल्टर पे जा रहे हैं? ग्रीक के तो गॉड्स ही बहुत ज्यादा है, बेशुमार गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, तो ये किस ऑल्टर पे जा रहे हैं? और मिस्टीरियस प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट वहां पे एक बड़ा मिस्टीरियस सा एक प्रीस्ट है जो कि इनको लीड करके लेके जा रहा है, ये कौन है? लीडेस्ट ऑफ हाई हीफा लोइंग एट द स्काईज, वो कह रहे तुम उस बछड़े को भी साथ लेके आ रहे हो जो कि बड़ी बड़ी ऊंची चीखें मारे आसमान पे, उसको पता लग रहा है कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, और जिस तरह हम ईद पे अपने कुर्बानी के जानवर को जर्क बर्क किस्म के लिबास और यानी हार वगैरह पहनाते हैं, कह रहे तुमने भी उसको सिल्कन कपड़े पहनाए हुए हैं, गार्लैंड्स हार वगैरह पहनाए हुए हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हो? व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, और ये जहाँ पे तुम हो ये कौन सी जगह है? कोई छोटा टाउन, ये किस जगह के किनारे है? कोई दरिया का किनारा है, कोई समुंदर का एरिया है, क्या है? और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटाडेल, या फिर ये एक पहाड़ है और उसके अंदर एक बड़ा खामोश सा किला बना हुआ है जहां पे तुम लोग जा रहे हो। कह रहे लेकिन क्या हुआ इसे? इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉक दिस पायस माउंट, और ये पीछे जो मंजर नजर आ रहा है वो टाउन है या शहर है या कोई किला है, कह रहे वो आज खाली है। दिस पायस मॉर्निंग मीन्स ये बड़ी होली जो मॉर्निंग है जिसमें तुम लोग, सारी बात है, कोई होली टाइम हो गया जो तुम लोग कुर्बानी देने जा रहे हो, तो इस मुतबरक सुबह को
तुम लोग जो अपना जानवर लेके जा रहे हो, वो जो पीछे शहर नजर आ रहा है वो खाली क्यों है? खाली इसलिए कि वो सारे लोग बाहर निकले, सारे लोग जा रहे हैं कुर्बानी देने के लिए। इज emptied of this fog this pious morning little town। अब वो शहर से मुखातिब हो रहा है, पीछे पहले उन लोगों से मुखातिब था, पीछे शहर से मुखातिब हो रहा है। Thy streets forevermore will silent be। कर अब तुम्हारी शहर में, तुम्हारी गलियों में सन्नाटा रहेगा। क्यों सन्नाटा रहेगा? क्योंकि वो सब लोग कुर्बानी देने के लिए निकल चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं, पीछे कोई बंदा नहीं है। आर्ट यहाँ पे इमोर्टल हो चुकी है। अब ये लोग हमेशा सफर में रहेंगे और वो जगह हमेशा खाली रहेगी। Thy streets forevermore will silent be, and not a soul to tell what thou art desolate can ever return। और तुम लोग कभी भी नहीं बता सकोगे, क्योंकि कोई वापस नहीं आएगा, तुम हमेशा सफर में रहोगे। And none of you will come back and tell me that what is this going on, ये तुम्हारी गलियां, शहर ये खाली क्यों था? तो ये शहर जो है बेसिकली ये हमेशा खाली रहेगा, वो लोग हमेशा वहां पे सफर में रहेंगे, क्योंकि आर्ट इमॉर्टल हो चुकी है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नाउ आफ्टर coming to this portion, Keats is again feels that his image, his escapism or his imagination has broken। नाइटिंगेल में उसने बात की थी ना, forlorn the word is like a bell to turn me back from thee to my soul self। कि forlorn वो वर्ड है जो कि मुझे खींच लाया, क्योंकि मैंने अकेलेपन की बात की तो मुझे याद आ गया कि दुनिया में मैं भी अकेला हूं। तो उस अकेलेपन ने उसे वहां से उठा के जमीन पे दे मारा, रियलिटी में दे मारा। तो यहाँ पे भी वो वैसी बात कर रहे कि जैसे उसने एक बात की उस इलाके की, उस टाउन की खामोशी की, अकेलेपन की, इसको अपना अकेलापन याद आ गया। कीट्स को याद आ गया कि भाई दुनिया में मैं भी अकेला हूं। तो वो उस दुनिया के अकेलेपन से, उस हवाले से बात करते हुए अब इसका इमेजिनेशन यहाँ पे टूट गया, क्योंकि इससे पहले वो इमेजिनेशन में था, वो उन चीजों को देख रहा था, वो उनके गाने सुन रहा था, वो उनकी साउंड सुन रहा था, उसे वो सारी चीजें प्रैक्टिकली सुनाई दे रही थी। ओ एटिक शिप, fair attitude with breed of marble men and maidens overwrought। कि एटिक की शेप का बना हुआ है, ग्रीक कल्चर का एक हिस्सा बना हुआ है ये जो अर्न है, और इसके अंदर एक फेयर एटीट्यूड झलक रहा है उस इलाके की ट्रेडिशंस का। इसके ऊपर मार्बल मैन और वेमेन, मार्बल तो नहीं है बेसिकली, यानी लकड़ी के कंधा हुए उसमें मर्द भी नजर आ रहे हैं, औरतें भी, और बेतहाशा तादाद में नजर आ रही हैं। विथ फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वीड, वहां पे दरख्त की ब्रांचेस भी हैं, वो खुद रो पौधे भी नजर आ रहे हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म, कि तुम एक ऐसी खामोश चीज हो, that does tease us out of thought as doth eternity cold pastoral। cold pastoral यानी, पेस्ट्रोल कहते हैं जंगल नबातात से बना हुआ, क्योंकि वहां पे ठंड है तो वो उन चीजों को उसने ऊपर अपने बनाया हुआ है, तो एक ठंडा सा एहसास दे रहा है वो। कह रहा तुम्हारी साइलेंट फॉर्म हमें इतना टीज करती है जितना कि इटर्निटी हमें टीज करती है। इटर्निटी यानी एक आने वाला टाइम जो हमें टीज कर रहा है, वो जिस तरह, शाबाश सैफ शाबाश, खैर इटर्निटी हमें इस तरह खराब यानी जिस तरह परेशान करती है। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि क्यों उसे वो तंग कर रहा है अर्न, या अर्न के अंदर से क्यों ऐसी फील आ रही है, क्यों उसे इतना ज्यादा ये एक आइडिया मिल रहा है कि ये उसे टीजिंग कर रहा है, ये उसे टॉन्ट्स कर रहा है। अब उसकी जवाब वो आगे दे रहा है। वन ओल्ड जनरेशन shall this old age this shall this generation waste। कि जब ये जनरेशन हमारी ये खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा हमें ले डूबेगा, हम मर जाएंगे। thou shalt remain, तुम जिंदा रहोगे। इन द मिडेस्ट ऑफ अदर वो, दूसरे लोगों के गम के दौरान, दूसरे लोगों के गम के अंदर। thou art then ours a friend to man to whom thou says। उनके गम हमसे डिफरेंट होंगे, लेकिन होंगे जरूर। और तुम एक इंसान के दोस्त हो जो कि तुम उन्हें बताओगे, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दैट इज ऑल।
you know on earth, and that is all you need to know. कि तुम उन्हें बताओगे कि भाई जो सच है वो खूबसूरती है, और जो खूबसूरती है वो असल सच है, और यही चीज तुम्हें जाननी और यही तुम्हें जानने की जरूरत है. So this is a poem about immortality and mortality. अब यहां पे वो क्या बात हो रही है बेसिकली, यहां पे उसने एक कंपैरिजन किया कि अर्न हमें टीज करता है. अब वो टीज किसका कर रहा है, इसको यहां पे देख लेते हैं. So this is in front of you, एक पिक्चर्स, I hope these pictures are visible to you. तो मैंने आपके सामने ये अर्न की पिक्चर्स खोली हैं. So this is for example an urn. अब ये जो अर्न है itself, ये इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, और ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये लोग खड़े हैं. अब उसके कहने का मतलब है कि यहाँ पे आर्ट परमानेंट हो चुकी है, आर्ट यहाँ पे इमोर्टल है. अब ये चीज खत्म नहीं होगी, इस चीज को अब कोई जवाल नहीं आएगा, इस चीज ने कभी तबाह नहीं होना. यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि लोग लड़ रहे हैं, ये सारी उम्र लड़ते रहेंगे, आर्ट परमानेंट हो चुकी है. यहाँ पे आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं, ये चलता रहेगा. वो कह रहा है अर्न हमें क्यों तंग करता है, इसलिए कि अर्न के अंदर जवाल नहीं है. अर्न में जो खुश है हमेशा खुश है, अर्न में जो बहार है हमेशा बहार है. इंसान के अंदर चीजें चेंज होती है. अर्न क्यों एक ऐसी चीज है जो कि खराबी पैदा कर रहा है, इसके लिए ये इसको तंग कर रहा है, इसलिए कि अर्न जो है वो हमेशा मुख्तलिफ लोगों के दुखों में जिंदा रहा है, रहेगा. मसलन ये उसी तरह कि आपने कमरे में एक तस्वीर लगाई हुई है, उस तस्वीर में कोई स्माइल कर रहा है, उस कमरे में आप रहे, आपके अपने दुख होंगे, आपके आने के बाद कोई और आ जाएगा, वो रहेगा, उसके अपने दुख होंगे, लेकिन वो तस्वीर हमेशा स्माइल करेगी. तो हम तस्वीर को देख के काइंड ऑफ जेलस भी होते हैं कि हम टेंशन में होते हैं, लेकिन ये मुस्कुराती रहती है तस्वीर. तो आर्ट इमॉर्टल है. कहते हैं ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी. सो ब्यूटी इज ट्रुथ किस तरह कि जो असल खूबसूरती है वो सच है. कि मतलब कीट्स बात करते हैं, वो इनर ब्यूटी की बात करता है, आउटर ब्यूटी की बात नहीं करता. उसे पता है आउटर ब्यूटी एक स्किन शिप डीप है, इससे खत्म हो जाना है. वो बात करता है इनर ब्यूटी की. जो इनर ब्यूटी है वो रियल चीज है, हकीकत है ही वो, कि इनर ब्यूटी वो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू नो. कि आप कोई बंदा आपके साथ रहता है ना, बेशक अपरेंटली आपको प्यारा नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ रह रह के आपको उससे बेतहाशा मोहब्बत हो जाती है. फिर आप फेशियल फीचर्स पे नहीं जाते, आप फिजिकल चीजों पे नहीं जाते, क्योंकि आपको उसके इनर से मोहब्बत हो जाती है. अलेक्जेंडर पोप कहता है चार्म स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल. कि असल जो विनिंग है हमारी, वो हमारी सोल की विनिंग है, जो कि हम विन करते हैं एक दूसरे को अपनी उस क्वालिटीज की बेस पे. तो वो क्वालिटीज क्या है हमारी, वो वाली क्वालिटीज हैं जो कि हमारी सोल का हिस्सा है, जो कि परमानेंट ब्यूटी है. सो कीट्स उसे परमानेंट ब्यूटी कह रहा है. दूसरी जगह पे अगर हम बात करें ट्रुथ ब्यूटी, सो ही मीन्स टू से कि जो सच्चाई है वो खूबसूरती है. तो सच्चाई किसका खूबसूरती है, सच मौके पे तो कड़वा लगता है, लेकिन आगे जाके सच के अंदर ही खूबसूरती मिलती है. आगे जाके आपको सच के अंदर ही ब्यूटी नजर आती है. झूठ टाइमली आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अंदर फिर आपको मजीद या फ्यूचर में उसमें कोई ब्यूटी नजर नहीं आएगी. सो कह रहे यही चीज इंसान को पता होनी चाहिए, और यही पता होने की जरूरत है. जैसे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये अर्न पे बनी है, वो बंदा बैठा है, वो बैठा रहेगा, उस पे पत्ते आए हुए दरख्त पे रहेंगे, वो उसके आसपास कंपनी है, वो कंपनी रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होने वाली. हाँ, लेकिन इंसानों की लाइफ में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इंसानों की लाइफ में ये सारे मनाजर खत्म हो जाएंगे, इंसान की लाइफ में ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, जो कि अर्न में चेंज होने वाला नहीं है. सो यहाँ पे इमोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ और इमोर्टेलिटी ऑफ नेचुरल लाइफ एंड द लाइफ ऑफ आर्ट, इसमें इसका मेन टॉपिक है.